नमस्कार दोस्तों, जून 2023 की मंथली मैगजीन में एक बार फिर से स्वागत है आपका। एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ और आज हम इसका सेकंड पिलर शुरू कर रहे हैं। पहले पिलर जो कि राज्य व्यवस्था एवं शासन जो है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है, वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा पिलर इसका है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अभी हम पढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस में पहला है यूएसए संबंध। भारत यूएसए संबंध, इंडिया यूएसए रिलेशंस सुर्खियों में क्यों है जून 2023 में? ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त राज्य अमेरिका की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर गए थे। इस दौरान भारत और अमेरिका ने अलग अलग सामरिक समझौतों एवं भागीदारियों पर हस्ताक्षर किए। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 31वीं अमेरिका की यात्रा तथा आधिकारिक रूप से तीसरी राजकीय यात्रा थी। तीसरी राजकीय यात्रा और 31वीं अमेरिका की यात्रा। ध्यातव्य है कि पहले की 2 राजकीय यात्राएं 1969 में और 2009 में की गई। पहली राजकीय यात्रा 1969 में हुई, दूसरी 2009 में हुई और तीसरी जो है 2023 में हुई है। तो ये तीसरी राजकीय यात्रा है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ध्यान दीजिएगा। नोट: भारत यूएसए संबंधों पर अधिक जानकारी के लिए कृपया अप्रैल 2022 की समसामयिकी जरूर देखें। यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नज़र। व्यापार, सेमीकंडक्टर, दूरसंचार, इन बिंदुओं के माध्यम से, और क्वांटम प्रौद्योगिकी को भी शामिल करेंगे। अनुसंधान एवं नवाचार को भी शामिल करते हुए देखेंगे। स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी, इसके अलावा हम क्रिटिकल मिनरल आपूर्ति श्रृंखला, इसके अलावा शिक्षा में सहयोग, इसके अतिरिक्त वीज़ा, वाणिज्य दूतावास, ये सब जो हैं यात्रा के मुख्य बिंदु हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है, मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालेंगे। व्यापार। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच इंटर एजेंसी के नेतृत्व में रणनीतिक व्यापार वार्ता शुरू की गई। इस वार्ता का उद्देश्य निर्यात नियंत्रण का समाधान करना तथा दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाना है। दूसरा बिंदु है सेमीकंडक्टर। दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी से संबंधित समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक अवसरों, अनुसंधान, प्रतिभा और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। तीसरा बिंदु है दूरसंचार। इस यात्रा के दौरान भारत 6G और US नेक्स्ट जी अलायंस के सह नेतृत्व में एक सार्वजनिक निजी संयुक्त टास्क फोर्स गठन किया गया है। इसका लक्ष्य ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क ओपन RAN सिस्टम का विकास करना है और उसे उपयोग में लाना है। ओपन RAN ऐसी प्रणाली है अलग अलग विक्रेताओं वेंडर द्वारा प्रदान की गई सेलुलर नेटवर्क उपकरणों के बीच अंतर संचालन यानी इंटरऑपरेशन जो है उसको सुलभ बनाना है। तो ये RAN प्रणाली सुलभ बनाती हैं, इससे डेटा और संचार की लागत कम हो जाती है। अगला बिंदु है क्वांटम प्रौद्योगिकी। उद्योग, शिक्षा जगत, सरकार के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए इंडो US क्वांटम समन्वय तंत्र की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच एक व्यापक क्वांटम सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते को संपन्न करने की दिशा में कार्य करना है। दोनों देशों के बीच अमेरिका भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी एंडोमेंट फंड यानी कि USISTF का शुभारंभ किया गया है। इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एवं क्वांटम का संयुक्त विकास एवं वाणिज्यीकरण संभव हो पाएगा। अनुसंधान एवं नवाचार। दोनों देशों के बीच स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए इनोवेशन हैंडशेक नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका व भारत के बीच महत्वपूर्ण एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकी की पहल ICET का समर्थन करना है। ICET की फुल फॉर्म यहाँ क्या हो जाएगी? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET यानी इमर्जिंग ऑन क्रिटिकल एंड इनिशिएटिव ऑन
क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को जनवरी 2023 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच की कंपनियों एवं अकादमिक संस्थानों के बीच रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग एवं सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी को सशक्त व व्यापक बनाना है। इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का नेतृत्व ICET का नेतृत्व भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और USA नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा किया जाता है। ICET यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर अधिकार जानकारी के लिए फरवरी 2023 की मासिक समसामयिकी देखें। स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी। इस संदर्भ में अमेरिका भारत नई एवं उभरती नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी एक्शन प्लेटफॉर्म में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन और अपतटीय यानी ऑफ शोर एवं तटवर्ती यानी ऑन शोर पवन ऊर्जा तथा उभरती प्रौद्योगिकी आदि में सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके तहत US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट भारतीय रेलवे को 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने में सहयोग करेगी। इसके अलावा अगला बिंदु है क्रिटिकल मिनरल आपूर्ति श्रृंखला। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी यानी कि MSP खनिज सुरक्षा साझेदारी यानी कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का नया सदस्य बना। MSP का उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। शिक्षा में सहयोग। अगला बिंदु एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित प्रमुख भारतीय शैक्षणिक संस्थानों का एक संयुक्त टास्क फोर्स गठित किया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच अनुसंधान और विश्वविद्यालय भागीदारी का विस्तार करना है। अमेरिकी और भारतीय संस्थानों के बीच गहन अनुसंधान साझेदारी के लिए इंडो US ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की गई। वीज़ा। अमेरिका ने कहा है कि वह 2023 में घरेलू स्तर पर वीज़ा के नवीनीकरण हेतु निर्णय के लिए प्रायोगिक स्तर पर एक प्रमुख पहल शुरू करेगा। इसमें भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा सहित कुछ अन्य याचिका आधारित अस्थायी कार्य वीज़ा शामिल होंगे। अमेरिका ने इस बात पर भी जोर दिया कि 2024 में H1B यानी H1B और L वीज़ा धारकों के समूह के लिए भी घरेलू स्तर पर वीज़ा नवीनीकरण करेगा। H1B और L जो है वीज़ा धारक होते हैं अमेरिका में। इसके अलावा वाणिज्यिक दूतावास देखें तो कंसुलेट्स यानी अमेरिका भारत में बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। भारत में भी सिएटल में अपने नए वाणिज्यिक दूतावास का संचालन करेगा। भारत भी क्या करेगा, सिएटल अमेरिका में जगह है वहाँ पर अपने वाणिज्यिक दूतावास का संचालन करेगा और शीघ्र ही अमेरिका में 2 वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। ठीक है, अब हम भारत अमेरिका रक्षा संबंध देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा के परिणाम स्वरूप भारत और अमेरिका ने रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण समझौतों यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। भारत में GE F414 जेट इंजन के उत्पादन के लिए जनरल इलेक्ट्रिक GE और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के बीच समझौता हुआ। GE F414 जेट इंजन, इसके बारे में समझेंगे। तो ये क्या है GE F414 जेट इंजन? ये GE द्वारा निर्मित एक टर्बोफैन इंजन है। इसका उपयोग अमेरिका नौसेना में 30 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है। 8 देशों में F414 संचालित जेट परिचालन में है। इनका उपयोग बोइंग सुपर हार्नेट और FA-18G ग्रोलर जैसे उन्नत जेट में किया जाता है। तो ये है GE F414 जेट इंजन। उसके सह उत्पादन के लिए भी जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि GE और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी कि HAL, तो GE और HAL के बीच समझौता हो गया है। भारत अमेरिका से 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी HAL, तो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस HAL यानी 31 हाई एल्टीट्यूड 31 हेल नामक हेल जो है वो मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV खरीदने पर सहमत हुआ। इन्हें जनरल एटॉमिक यानी GA-MQ-9B ड्रोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जनरल एटॉमिक होते हैं, MQ-9B ड्रोन के नाम से जानते हैं। MQ-9B ड्रोन क्या है? इस ड्रोन के 2 संस्करण हैं, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। स्काई गार्जियन और सी गार्जियन के 2 हैं। ये ड्रोन सभी प्रकार के मौसम के उपकरण के माध्यम से
40 घंटे तक क्षितिज पर उड़ान भर सकता है, 40 घंटे तक, ठीक है। ये ड्रोन अधिकतम 388 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है। साथ ही इसकी उड़ान जो सीमा है, फ्लाइंग रेंज है, लगभग 11,112 किलोमीटर तक की इसकी सीमा उड़ने की रेंज है, ठीक है। इसके अलावा इस दौरान यूएस इंडिया डिफेंस एक्सेलेरेंस इकोसिस्टम यानी इंडस एक्स की शुरुआत हुई। इंडस एक्स की शुरुआत हुई। इंडस एक्स दोनों देशों के उद्योगों के बीच संयुक्त रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार को सुगम बनाएगा। साथ ही ये उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी के सह उत्पादन की सुविधा भी प्रदान करेगा। इंडस एक्स क्या है? अमेरिकी रक्षा विभाग DOD और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहते हैं रक्षा विभाग को हम। तो DOD मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका का रक्षा विभाग, और भारतीय रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन दोनों ने, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका का और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत का जो है, इन दोनों ने इंडस एक्स की शुरुआत की थी। इस पहल का उद्देश्य सरकारों, व्यवसायों व शैक्षणिक संस्थानों के बीच सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग का विस्तार करना है। अमेरिका और भारतीय रक्षा स्टार्टअप्स के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। ये पहल उच्च तकनीक वाले रक्षा नवाचार, अनुसंधान और विकास से साझा अवसरों का पता लगाएगी। द्विपक्षीय व्यापार समझौतों और रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच जुड़ाव को भी मजबूती प्रदान करेगी। रक्षा क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स के वित्त पोषण के लिए भारत अमेरिका संयुक्त नवाचार कोष गठित करेगी, ठीक है। तो ये इंडस एक्स जो है बेहद काम की हैं। अब हम समझते हैं भारत के लिए इन समझौतों का महत्व। भारतीय बेड़े यानी फ्लीट को बढ़ावा मिलेगा इससे। इस समझौते के कारण ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही था ना, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA, हल्के लड़ाकू विमान LCA, तेजस MK2 और GE F414 इंजन का निर्माण कर सकेगा। तो भारत के लिए समझौता का महत्व ये है कि भारतीय बेड़े को इससे बढ़ावा मिलेगा। समझौते के कारण ही भारत HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्वदेशी HAL जो खुद है वो स्वदेशी और हल्के लड़ाकू विमान जो हैं LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स जो हैं, तेजस MK2 है, इसके अलावा GE के F414 इंजन का जो है निर्माण कर सकेगा। तेजस और GE F414 के लिए इंजन का निर्माण कर सकेगा भारत इसी कारण से। वर्तमान में LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स तेजस में GE से खरीदे गए GE F404 इंजन का उपयोग किया जाता है। अब भारत में ये बन पाएगा। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संभव होगा। अभी तक केवल अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे कुछ ही देशों ने इस प्रौद्योगिकी में महारत हासिल की है। अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ठीक। 80% प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से भारत को भविष्य में इन देशों में शामिल होने में सहायता मिलेगी। भविष्य के स्वदेशी विकास में मदद मिलेगी। यदि भारतीय वैज्ञानिक इस इंजन के उत्पादन में सहयोग करेंगे तो भविष्य में स्वदेशी रक्षा विकास में भारत को बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा ड्रोन संबंधी तकनीक की समझ विकसित होगी। ड्रोन के लिए भारत में एक व्यापक वैश्विक रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार का मतलब ये है कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल जो हैं, इन तीनों को हम MRO कहते हैं। तो ये रखरखाव को मेंटेनेंस, मरम्मत को रिपेयरिंग और जीर्णोद्धार को ओवरहॉल कहते हैं। तो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल तो ये बन गए MRO। तो इनकी रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार तीनों ही MRO जो हैं कि इनकी इकाई स्थापित की जा सकेगी भारत के द्वारा। इससे भारत के स्वदेशी ड्रोन क्षमताओं को सहायता मिलेगी। इसके अलावा स्थानीय रक्षा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय रक्षा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा मतलब ये है कि ड्रोन संबंधी स्वदेशी सामग्री खंड से भारतीय कंपनियों को ड्रोन विनिर्माण अनुबंध प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इससे स्थानीय रक्षा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
इससे लागत में कमी आएगी। भारतीय नौसेना में ड्रोन के शामिल किए जाने से सामान्य तौर पर निगरानी के लिए भेजे जाने वाले मानव युक्त विमानों में लगने वाले समय, लागत और होने वाली क्षति से बचा जा सकेगा। अब हम समझें रक्षा सहयोग में चुनौतियाँ क्या क्या है। चुनौती है पहली, रूस के साथ भारत के संबंध। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता 45.1% जो है देश का बना हुआ है। भारत द्वारा वैश्विक मंच पर यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की आलोचना न करने से अमेरिका नाराज है। तो दूसरा इसके हैं गठबंधन में शामिल होने के कारण भारत अपनी रणनीतिक संप्रभुता को बनाए रखना चाहता है। हाल ही में भारत ने नाटो प्लस में शामिल होने के अमेरिका के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। यह भी अमेरिका की इच्छाओं के विरुद्ध है। इसके अलावा अगला है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। अमेरिका रक्षा कंपनियां अपनी प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा कंपनियों के साथ साझा नहीं करना चाहती। अमेरिका की रक्षा कंपनी जो है भारतीय रक्षा कंपनी के साथ प्रौद्योगिकी जो है टेक्नोलॉजी उसको साझा नहीं करना चाहती। इसके अलावा अमेरिका द्वारा पाकिस्तान का वित्त पोषण। अमेरिका भी पाकिस्तान की सैन्य आवश्यकताओं को वित्त पोषण कर रहा है। हाल ही में इसने पाकिस्तान को F-16 बेड़े के पुर्जों की आपूर्ति के लिए वित्त भी उपलब्ध कराया है। अमेरिका के रुख में असंगतता। अतीत में अमेरिका, पाकिस्तान एवं चीन दोनों की मदद करता था, किंतु 19/11 के हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रति अपना रुख बदल लिया। हालांकि वह अभी भी पाकिस्तान को हथियारों की बिक्री कर रहा है। और 9/11 के हमले के बाद, ठीक है, 9/11 में जो हमला हुआ था उसके बाद से उसने अपना रुख बदल लिया। आगे की राह क्या हो सकती हैं? आगे की राह हो सकती है रूस और अमेरिका के साथ संबंधों को संतुलित रखना। दोनों देशों के साथ संबंधों को संतुलित करना आवश्यक है। अमेरिका भारतीय तकनीक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए अत्यावश्यक है, जबकि रूस अभी भी भारत की ऊर्जा और सुरक्षा जरूरतों के लिए प्रासंगिक बना हुआ है। दूसरा, स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी का विकास, यानी यह आवश्यक है कि भारत अपने रक्षा अनुसंधान के लिए निरंतर परिश्रम करता रहे, साथ ही रक्षा आपूर्ति के लिए विदेशी कंपनियों पर अपनी निर्भरता को कम करे। तीसरा है हिंद प्रशांत क्षेत्र में निरंतर सहयोग। अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर संयुक्त प्रयास करने से ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को रोका जा सकता है। अगला है भारत और अमेरिका के अंतरिक्ष संबंध, इंडिया यूएस स्पेस रिलेशंस। तो हमने अभी रक्षा संबंध समझे, अब हम अंतरिक्ष संबंधों को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान अंतरिक्ष क्षेत्र से भी संबंधित महत्वपूर्ण समझौतों यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए। प्रमुख विकास देखिए, नासा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को एडवांस प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसका लक्ष्य 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक संयुक्त प्रयास करना है। भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर 27वें सदस्य के रूप में हस्ताक्षर किए। भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाली आर्टेमिस अकॉर्ड्स जो हैं उस आर्टेमिस अकॉर्ड्स में 27वें सदस्य के रूप में भारत ने हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते का उद्देश्य असैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण और बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग हेतु जो हैं प्रशासन में सुधार करने, सिद्धांतों, दिशा निर्देशों और सर्वोत्तम पद्धतियों के एक व्यावहारिक सेट के माध्यम से एक साझा दृष्टिकोण स्थापित करना है। अब हम समझते हैं भारत के लिए इन समझौतों का महत्व। पहला, गगनयान मिशन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नासा द्वारा इसरो के भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे भारत को अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लक्ष्य को हासिल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ध्यातव्य है कि गगनयान भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। ISS में प्रवेश, नासा द्वारा प्रशिक्षित भारतीय अंतरिक्ष यात्री ISS में प्रवेश करने और वहां अनुसंधान एवं प्रयोग करने वाले भारतीयों का पहला समूह हो सकता है। इसके अलावा गेटवे में प्रवेश, गेटवे आर्टेमिस अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नासा के नेतृत्व वाला एक आगामी अंतर्राष्ट्रीय चंद्र कक्षीय स्टेशन है। ज्ञातव्य है कि नासा द्वारा गेटवे के विकास में योगदान करने वाले कर्मियों को क्रू मेंबर की सीट प्रदान की जाएगी। ऐसे में भारत भी समझौतों और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से इसमें अपना स्थान प्राप्त कर सकता है। इसरो की क्षमताओं में वृद्धि, इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने से भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं में तेजी आ सकती है। सदस्यों के सहयोग के साथ इस उद्देश्य को लागत प्रभावी ढंग से प्राप्त करना सरल हो जाएगा। अब हम समझेंगे अंतरिक्ष सहयोग में चुनौतियाँ। असमान रुचियाँ, हालांकि नासा की महत्वाकांक्षाएं पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट से परे हैं, जबकि इसरो की महत्वाकांक्षाएं मुख्य रूप से पृथ्वी की कक्षा के भीतर ही हैं। साथ ही इसरो अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्र की क्षमताओं में वृद्धि करना चाहता है। इसके अलावा क्षमताओं में विषमता देखें तो चुनौतियों में पहली है असमान रुचियाँ हैं, दूसरी चुनौती है क्षमताओं में विषमता है।
अमेरिका के पास अंतरिक्ष में प्रमोचित उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। वर्ष 2022 में स्पेस एक्स ने अकेले 61 उपग्रह लॉन्च किए थे। वहीं भारत के पास पृथ्वी की कक्षा में केवल 60 ही उपग्रह हैं। भारत ने अभी तक एक वर्ष में कभी भी दोहरे अंकों को उपग्रह को लॉन्च नहीं किया है। रूसी सहयोग देखें तो तीसरी चुनौती रूसी सहयोग की है। कैसे? देखिए, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो और उसके पहले मिशन आर्यभट्ट से लेकर हालिया गगनयान मिशन तक सहायता प्रदान की। साथ ही रूस ने इसरो के साथ कई ज्ञापनों यानी कि समझौता ज्ञापनों यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर हस्ताक्षर भी किए। नासा की ओर से भारत के इस आकर्षण से रूसी एजेंसी को परेशानी हो सकती है। इसके अलावा वित्तीय बाधाएं देखें तो इसरो को दी जाने वाली निधि उसके मौजूदा कार्यक्रमों के लिए शायद ही पर्याप्त हो। इसलिए आवश्यक है कि इसरो अपनी निधि को बढ़ाए ताकि नासा के साथ नवीन समझौतों की मांग को पूरा करना आसान हो सकता है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, इसको हमें समझना है। आर्टेमिस समझौता को भी समझना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि अभी हमने समझा, तो भारत के अमेरिका के साथ जो अंतरिक्ष संबंध हैं उसमें भारत और यूएसए के बीच रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। देखिए, एक तो है रक्षा प्रौद्योगिकी, दूर संचार हैं, असैन्य परमाणु सहयोग हैं, इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी हैं, उभरती हुई क्रिटिकल प्रौद्योगिकियाँ हैं, इसके अलावा व्यापार और अर्थव्यवस्था है, इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा है, इसके अलावा आतंकवाद से निपटना है, इसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, क्वांटम प्रौद्योगिकी है, क्रिटिकल खनिज हैं। तो ये सारे रक्षा के क्षेत्र भारत और अमेरिका के मध्य हैं। अब चलो, संबंध है तो है, लेकिन एक बार हम भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों पर एक नज़र डाल लेते हैं। लोकतांत्रिक मूल्य हितों के साझा क्षेत्र, आतंकवाद विरोधी रुख जैसे साझा मुद्दे जो हैं उन्होंने भारत और यूएसए को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। देखिए, 2022-23 में दोनों देशों के द्वीप 128.5 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। ठीक है, 2022 से 2023 में दोनों देशों के बीच 128.55 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार 2021-2022 की तुलना में जो 7.65% ज़्यादा है। इसके अलावा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य यूएसए भारतीय वस्तुओं का प्रमुख निर्यात केंद्र है। ठीक है, इसके अलावा रक्षा उत्पादों का तीसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता रूस 45% है और फ्रांस 29% के बाद यूएसए जो है 11% का आपूर्तिकर्ता है, रक्षा आपूर्तिकर्ता है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है। चौथा 28 बिलियन डॉलर भारत का यूएसए के साथ व्यापार अधिशेष की स्थिति बनी हुई है। रक्षा संबंध देखें तो यूएसए ने 2016 में भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा दिया था। दोनों देशों के बीच निम्नलिखित प्रमुख रक्षा समझौते हुए हैं, जैसे एक तो 2016 में LEMOA हुआ था। LEMOA मतलब लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके अलावा अगला है कॉमकासा COMCASA। तो कॉमकासा 2018 में हुआ था। ये क्या है? कम्युनिकेशन, इसके अलावा कंपेटिबिलिटी एवं इसके अलावा सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसके अलावा 2019 में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ था। इसके अलावा 2020 में BECA बेका भी हुआ था। बेका यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिव एग्रीमेंट। दोनों देशों के मध्य आयोजित किए जाने वाले प्रमुख द्विपक्षीय बहुपक्षीय युद्धाभ्यास जैसे वज्र प्रहार है, युद्ध अभ्यास है, मालाबार रिमपैक है, ये सब। ठीक है, लोगों के बीच संपर्क देखें तो यूएसए में प्रवासी भारतीयों की संख्या लगभग 4.9 मिलियन है। यह समूह यूएसए में मैक्सिकम लोगों के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। तो ये सब प्रमुख कारण हैं। अब हम भारत और इसके बीच संबंधों को देख रहे हैं, अंतरिक्ष के संबंधों को। तो चुनौतियां देख ली, आगे की राह क्या है उसको हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं आर्टेमिस समझौते को। वर्ष 2020 में नासा ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की मदद से आर्टेमिस अकॉर्ड्स की शुरुआत की। ये शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष, चंद्रमा, मंगल ग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह के असैन्य अन्वेषण और उपयोग को संचालित करने के लिए सामान्य सिद्धांत निर्धारित करता है। इस समझौते के हस्ताक्षरकर्ता देश निम्नलिखित हेतु जो है प्रतिबद्ध हैं। पहले, राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति और उसकी गतिविधियों से उत्पन्न वैज्ञानिक जानकारी को साझा करना। दूसरा, बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 के अनुरूप सरकार या एजेंसियों के बीच
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स यानी MOU को कार्यान्वित करना, ऐतिहासिक लैंडिंग स्थलों और आकाशीय पिंडों पर गतिविधि के साक्ष्य सहित बाह्य अंतरिक्ष धरोहर को संरक्षित करना। ठीक, इसके अलावा कक्षीय मलबे को कम करना, साथ ही ये सुनिश्चित करना कि मिशन की समाप्ति पर अंतरिक्ष यान का निस्तारण सुरक्षित तरीके से एवं समय पर हो। अब देखिए आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या है। देखिए आर्टेमिस अकॉर्ड्स में कौन कौन शामिल है, तो एशिया से कौन है, सिंगापुर है, बहरीन है, इसके अलावा इंडिया है, इजराइल है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात हैं, जापान है, सऊदी अरब है। ठीक है, ये तो वे एशिया से। नॉर्थ अमेरिका से कौन कौन है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, मैक्सिको हैं। ठीक, इसके अलावा साउथ अमेरिका से कौन से, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, और इसके अलावा इक्वेडर है। यूरोप से कौन कौन है, यूरोप से फ्रांस है, स्पेन है, पोलैंड है, यूक्रेन है, इटली है, रोमानिया है, यूनाइटेड किंगडम है, इसके अलावा केज रिपब्लिक है, इसके अलावा लग्जमबर्ग है। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों हैं। अफ्रीका से कौन है, नाइजीरिया और रवांडा इसमें शामिल हैं। अब हम समझ लेते हैं आगे की राह क्या हो सकती है। हम पढ़ रहे हैं इसमें अमेरिका और भारत के मध्य जो अंतरिक्ष संबंध है उसे आगे की राह क्या हो सकती है ऐसे में। तो दीर्घकालिक सहयोग को प्रेरित करना, नासा के साथ दीर्घकालिक सहयोग से इसरो को विशिष्ट विशेषज्ञता प्राप्त होगी जिसका उपयोग स्वदेशी मिशनों में किया जा सकता है। इसके अलावा मिशनों में उपयोग जो इसका कर सकते हैं। इसके अलावा निजी भागीदारी को प्रेरित करना, इसरो को अपने अनुसंधान और प्रक्षेपण गतिविधियों में अधिक निजी कंपनियों को शामिल कर उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए। इससे बढ़ती मांगों को पूरा करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा अंतरिक्ष को ग्लोबल कॉमन के रूप में विकसित करने हेतु आह्वान करना, भारत को बाह्य अंतरिक्ष संधि यानी कि आउटर स्पेस ट्रीटी के माध्यम से या आउटर स्पेस ट्रीटी के मूल्यों का पालन करना चाहिए। साथ ही अंतरिक्ष को सभी के लिए ग्लोबल कॉमन्स के रूप में विकसित करने की मांग को जारी रखना चाहिए। और वैसे NISR निसार पर अधिक जानकारी के लिए फरवरी 2023 की मासिक सामयिकी आप देख सकते हैं, तो फरवरी 2023 को ज़रूर देखिएगा। अब हम समझते हैं भारत और अमेरिका के डिजिटल व्यापार संबंध। तो डिजिटल ट्रेड रिलेशंस, इंडिया US के ट्रेड रिलेशंस की बात कर रहे हैं। अमेरिका कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी कि CCIA ने भारत के साथ डिजिटल व्यापार संबंधी बाधाओं को रेखांकित किया। साथ ही इसने भारत के संरक्षणवादी दृष्टिकोण पर भी आपत्ति प्रकट की है। भारत अमेरिका डिजिटल व्यापार की वर्तमान स्थिति देखें तो वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार $128.55 बिलियन का रहा है। किंतु इस द्विपक्षीय व्यापार में डिजिटल या प्रौद्योगिकी सेवाओं की प्रमुख भूमिका नहीं रही है। अमेरिका को 2020 में भारत के साथ हुए डिजिटल सेवाओं के साथ व्यापार में $27 बिलियन का घाटा हुआ था। इसके अलावा दोनों देश निम्नलिखित के द्वारा अपनी तकनीकी साझेदारी में सुधार कर रहे हैं। महत्वपूर्ण एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर पहल जैसे ICET, ठीक, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ICET के तहत दोनों देश अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करेंगे। इन क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और क्वांटम कंप्यूटिंग यानी QC, इसके अलावा सेमीकंडक्टर और वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन आदि इसमें शामिल हैं। दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में नवाचार भागीदारी हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस भागीदारी में $2.75 बिलियन का संयुक्त निवेश शामिल है। इसके अलावा ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी RAN और 5G और 6G प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2 संयुक्त कार्यबल गठित किए गए हैं। भारत अमेरिका संयुक्त क्वांटम समन्वय तंत्र की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान को सुविधाजनक बनाना है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी अक्षय नीति की स्थापना की गई है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI एवं क्वांटम टेक्नोलॉजी के संयुक्त विकास और व्यवसायीकरण के लिए $2 मिलियन के आवंटित किए गए हैं। अब हम समझते हैं अमेरिकी तकनीकी कंपनियों द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं क्या हैं। पहली चिंता है संरक्षणवादी भारतीय नीति। CCIA
CCIA की यहाँ पर फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो CCIA जो है उसने शिकायत की है कि भारत अपने स्थानीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग कर रहा है। इसके साथ ही भारत अमेरिकी कंपनियों को यहाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सफल होने के लिए खुली पहुँच प्रदान नहीं कर रहा है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों को तरजीह देना। CCIA ने भारत सरकार पर अधिक आरोप लगाया कि वे स्थानीय कंपनियों को तरजीह दे रहे हैं और भारत में कार्य कर रही विदेशी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। इसके अलावा अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। CCIA यानी क्षमा कीजिएगा, CCIA का मतलब हुआ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो CCIA इसने राजनीतिक भाषण पर बढ़ती सेंसरशिप। CCIA ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि वह विदेशी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और स्थानीय कंपनियों को तरजीह दे रहा है। CCIA समूह ने राजनीतिक भाषण पर बढ़ती सेंसरशिप और नियंत्रण पर प्रकाश डाला है। साथ ही यह भी रेखांकित किया है कि राष्ट्र के विनियामक संस्थाओं का विदेशी कंपनियों के खिलाफ उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा इक्विलाइजेशन लेवी के कारण जटिल कर संरचना। किसी अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा निवासी भारतीयों को प्रदान की जाने वाली सेवा से प्राप्त सकल राजस्व पर वर्तमान में 2% का इक्विलाइजेशन लेवी लगाया जाता है। इससे दोहरे कर आदान की समस्या उत्पन्न होती है तथा यह कर व्यवस्था अधिक जटिल हो जाती है। ध्यातव्य है कि पूर्व में 2016 से ये कर जो है 6% था। भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए नीतिगत चिंताएं क्या कहेंगी। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021, इसमें चिंताएं बताई गई। संहिता के तहत सोशल मीडिया मध्यवर्तियों यानी कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएटर्स, तो SMI होता है, को सरकारी अधिसूचना या न्यायालय के आदेश द्वारा चयनित कंटेंट को हटाने के लिए 72 घंटे की समय सीमा प्रदान की गई है। SMI को स्थानीय अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना भी आवश्यक है। 3 सदस्यीय शिकायत अपीलीय समितियों यानी कि शिकायत अपीलीय समिति यानी कि ग्रीवेंस एपिलेट कमिटीज़। तो ग्रीवेंस एपिलेट कमिटीज़ अपील करने के लिए तो एपिलेट कमिटीज़ बनेगी। ग्रीवेंस एपिलेट कमिटीज़ का गठन किया जाएगा। इनका कार्य SMI के कंटेंट से संबंधित मुद्दों के संबंध में इनके निर्णयों को लेकर उपयोगकर्ताओं की शिकायत को सुनना। साथ ही GAC यानी कि ग्रीवेंस एपिलेट कमिटीज़ के पास उन निर्णयों को बदलने की शक्ति भी होती है। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB द्वारा की गई घोषणा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने प्लेटफॉर्म के लिए फर्जी या झूठी जानकारी के प्रकाशन को रोकने हेतु प्रयास करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा दूसरा है डिजिटल व्यक्ति डेटा संरक्षण विधेयक 2022, मसौदा विधेयक जिसको हम कहते हैं 2022 का ये है। इस मसौदा विधेयक में अभी भी सीमा पार डेटा प्रवाह, अनुपालन समय सीमा और डेटा स्थानीयकरण पर स्पष्टता का अभाव है। डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताएं कंपनियों की परिचालन लागत में वृद्धि करती हैं, साथ ही इन्हें विदेशी कंपनियों द्वारा भेदभावपूर्ण भी माना जाता है। इसके अलावा भारतीय दूरसंचार विधेयक मसौदा इसके तहत दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा को विस्तारित करने का प्रावधान किया गया है। भारतीय दूरसंचार विधेयक मसौदा 2022 का है। इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सेवाओं में मिलती जुलती इंटरनेट सक्षम सेवाओं जैसे कि ओवर द टॉप यानी OTT सेवाओं को भी शामिल किया जा सकेगा। CCIA यानी कि कम्युनिकेशंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री एसोसिएशन है। तो कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री एसोसिएशन
CCIA का कहना है कि भारतीय दूरसंचार विधेयक मसौदा विधेयक 2022 में CCIA का कहना है कि इसके कारण इस क्षेत्र पर दायित्व भार, लाइसेंस की आवश्यकता, मौद्रिक दायित्व में भी वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम, प्रस्तावित अधिनियम का उद्देश्य इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यप्रणाली का समाधान करना। साथ ही CCIA का कहना है कि ये कदम विशेष रूप से अमेरिका की बड़ी तकनीकी कंपनियों को लक्षित करने के लिए उठाया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्णय। आयोग ने आदेश जारी कर बताया कि भारत में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल प्ले स्टोर जैसे कार्य करना चाहिए। इससे अनिवार्य रूप से एप्लीकेशंस में हमेशा साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है? आगे की राह हो सकती है सीमा पार सुरक्षित डेटा हस्तांतरण सुनिश्चित करना। किसी भी रूप से डिजिटल व्यापार के लिए सीमा पार डेटा हस्तांतरण की आवश्यकता होगी, अतः इस क्षेत्र में विकास के लिए डेटा हस्तांतरण की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि ये भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि डेटा के उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जाए। दूसरा, स्टार्टअप्स और नवाचार का समर्थन। देश में अभी तक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग जैसी वैश्विक तकनीकी दिग्गज कंपनी नहीं बन पाई हैं, इसलिए डिजिटल व्यापार तकनीक में एक जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास करके और नवाचार को प्रोत्साहित करके भारत के लिए डिजिटल व्यापार संबंधों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना। डिजिटल व्यापार में परिवार को बढ़ावा देने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत को अपनी साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने, मजबूत डेटा सुरक्षा उपायों को लागू करने और साइबर खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा डिजिटल मानकों पर सहयोग, साझा डिजिटल मानकों का विकास करने और उन पर पालन करने के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग करना चाहिए। इससे सीमा पार डिजिटल व्यापार को भी आसान बनाया जा सकता है। साथ ही भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकायों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इसके अलावा ताकि वैश्विक डिजिटल व्यापार कार्य प्रणालियों के साथ सुसंगतता और संचालनीयता सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा लाल फीताशाही और अत्यधिक सेंसरशिप को समाप्त करना। भारत में निवेश कर रही विदेशी कंपनियों के साथ भारतीय कंपनियों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। साथ ही डिजिटल कंटेंट को निलंबित किए जाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं और दिए जाने चाहिए, और सरकार को डिजिटल कंपनियों के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं चाहिए। दूसरा है भारत नेपाल संबंध, जिसको अभी समझते हैं हम। हमारा दूसरा बिंदु है भारत नेपाल संबंध। सुर्खियों में क्यों है, पहले ये जानेंगे। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत और नेपाल ने कई पहलों और समझौतों पर अनावरण किया है। समझौतों का अनावरण किया है। देखिएगा कौन से प्रमुख पहलें और कौन से समझौते हैं, उन पर हम नज़र डाल देते हैं। देखिएगा, दोनों देशों ने मैत्रीपूर्ण भावना के तहत जटिल सीमा विवाद को सुलझाने का संकल्प किया। इसके अलावा भारत में रूपईडीहा और नेपाल में नेपालगंज को 2 एकीकृत चेक पोस्ट के निर्माण पर समझौता हुआ है। इस दौरान निम्नलिखित हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत नेपाल सीमा पर 2 धारा चंदारी चेक पोस्ट का विकास। इसके अलावा कोफोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना का विकास। इसके अलावा सीमा पारीय भुगतान। इसके अलावा भारत में सिलीगुड़ी और नेपाल में झापा के बीच दूसरी सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाना। इसके अलावा मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन का चितवन तक विस्तार किया आदि शामिल हैं। दूसरा है विद्युत क्षेत्र। भारत ने पहले त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौते के अंतर्गत 40 मेगावाट विद्युत का भारत के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक पारेषण किया जाएगा। ठीक है, भारत के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक पारेषण किया जाएगा 40 मेगावाट विद्युत का। तीसरा है पारगमन संधि। संशोधित पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत नेपाल को भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों तक पहुंच प्राप्त होगी। इसके अलावा जल विद्युत सहयोग। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए परियोजना विकास संबंधी समझौता संपन्न हुआ।
कनेक्टिविटी को लेकर के भारत और नेपाल के द्वारा देखो भारत द्वारा नेपाल को जो है $680 मिलियन का लाइफ ऑफ क्रेडिट प्रदान किया गया। इसका उपयोग 3 मुख्य पारगमन गलियारों के वित्त पोषण हेतु किया जाएगा। ये गलियारे भेरी गलियारा, निजगढ़ इनारुआ गलियारा और गंडक नेपाल गंज गलियारा। भारत महाकाली नदी पर 2 अतिरिक्त पुलों का निर्माण और वित्त पोषण करेगा। इसके अलावा देखें तो जोगबनी विराटनगर रेल लिंक पर भारत के बथनाहा और नेपाल कस्टम यार्ड के बीच सीमा पार माल ढुलाई रेल परिचालन का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा जयनगर कुर्था यात्री रेल लिंक के कुर्था बिजलपुरा रेलखंड जो है उसको नेपाल सरकार को सौंपा गया। अब भारत और नेपाल के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र देखेंगे, उससे पहले हम भारत नेपाल के संबंधों पर एक नज़र डाल लेते हैं। भारत और नेपाल के मध्य मित्रता और सहयोग का संबंध रहा है। ये दोनों देशों के बीच खुली सीमा और लोगों के मध्य नातेदारी और संस्कृति के घनिष्ठ संबंधों से प्रदर्शित होता है। इसके अलावा भारत नेपाल को 5 राज्यों के साथ 1850 नेपाल जो है भारत के साथ 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करता है। नेपाल भारत के साथ इन राज्यों में कौन कौन है? तो सिक्किम के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी इसमें शामिल हैं। वर्ष 1950 में भारत नेपाल शांति व मैत्री संधि की गई थी। ये संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष संबंधों का आधार है। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार नेपाली नागरिक भारतीय नागरिकों के समान सुविधाओं और अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। अब भारत के लिए नेपाल का महत्व क्या है? नेपाल की सामरिक अवस्थिति, ये भारत और चीन के बीच प्राकृतिक सुरक्षा बफर के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा भारत के आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और माओवाद पर अंकुश लगाने के लिए दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध आवश्यक हैं। इसके अलावा भारत से सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं की सुरक्षा, जैसे सीमा पार रेलवे, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, इसके अलावा महाकाली नदी पर पुल आदि शामिल हैं। इसके अलावा बाढ़, जल प्रबंधन और जल विद्युत विकास देखें तो भारत में राजनीतिक बिखराव से बचने के लिए लोगों का आपसी जुड़ाव और मध्येशिया का सशक्तिकरण आवश्यक है। ध्यातव्य है कि मधेशी नेपाल में जो है मधेशियों के साथ संबंध सशक्तिकरण जरूरी है। आपसी जुड़ाव भी। मधेशी नेपाल में हिमालय की तलहटी में स्थित तराई क्षेत्र हैं जो बिहार से सीमा साझा करता है। वहाँ के निवासी जो है मधेशी कहलाते हैं। अब देखिए प्रमुख क्षेत्रकों में सहयोग देखें तो भारत और नेपाल के बीच आर्थिक सहयोग देखें। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। साथ ही नेपाल के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI का सबसे बड़ा स्रोत भी हैं। वित्त वर्ष 2019-2020 में नेपाल जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $7 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया था। दूसरा है कनेक्टिविटी और विकास साझेदारी। भारत सीमा अवसंरचना के विकास में नेपाल की मदद कर रहे हैं। भारत द्वारा ये कार्य सड़कों का सुधार करने, सीमा पार रेल संपर्क का विकास करने और समग्र आर्थिक सहायता में वृद्धि के माध्यम से किया जाता है। बहुपक्षीय समझौता जैसे BBIN, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, बिम्स्टेक, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, गुट निरपेक्ष आंदोलन, सार्क आदि हैं। रक्षा सहयोग देखें तो भारत उपकरण आपूर्ति और प्रशिक्षण के माध्यम से नेपाल की सेना के आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान कर रहा है। भारतीय थल सेना की गोरखा रेजिमेंट में नेपाली सैनिकों को भर्ती किया जाता है। इसके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे कि सूर्य किरण आपदा सहायता आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। ऊर्जा सहयोग देखें तो भारत और नेपाल के बीच 1971 के विद्युत विनिमय समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करना था। दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन जो है 2019 में किया गया था। ये पाइपलाइन भारत के मोतीहारी को जो है नेपाल के अमलेखगंज से जोड़ती हैं। इसका निर्माण और वित्त पोषण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया। इसके अलावा जल विद्युत सहयोग देखें तो हाल ही में भारत और नेपाल जो है उसने पश्चिम सेती और सेती नदी SR6 परियोजनाओं को 1200 मेगावाट से अधिक विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत नेपाल ने
साथ ही दोनों देशों ने कोसी नदी पर सप्तकोसी उच्च बांध यानी हाई डैम परियोजना जो है उसको भी आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। पश्चिम सेती नदी जो है नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित कर्णाली नदी की एक सहायक नदी है। अन्य परियोजनाओं में महाकाली संधि देखें तो 6480 मेगावाट की महाकाली संधि। इसके अलावा पश्चिमी और पूर्वी संधि में देखें तो अपर कर्णाली परियोजना जो है 900 मेगावाट और अरुण तृतीय परियोजना जो है उसमें 900 मेगावाट शामिल है। संस्कृति देखें तो भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए काठमांडू में स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति केंद्र की स्थापना की गई। साथ ही नेपाल के लुम्बिनी में भारत को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया गया। भारत नेपाल संबंधों के प्रमुख मुद्दे देखें तो पहला, सीमा विवाद। नेपाल सरकार द्वारा 2020 में एक नया राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किया गया था। इस मानचित्र में 3 भारतीय क्षेत्रों जिनको नामतः नेपाल सरकार ने मानचित्र जारी किया और भारत के 3 क्षेत्रों जैसे लिम्पिया, धुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल के राज्य क्षेत्र में दर्शाया गया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को अत्यधिक तनाव उत्पन्न हो गया। दूसरा है प्रमुख मुद्दे में दूसरा है चीन का प्रभाव। चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के अधीन चल रही परियोजनाओं के माध्यम से नेपाल के साथ अपनी आर्थिक भागीदारी की वृद्धि की। इसके अलावा नेपाल की राजनीति में चीनी हस्तक्षेप को लेकर भी चिंताएं बनी हुई हैं। इसके अलावा विश्वास में कमी देखें तो भारत द्वारा परियोजना कार्यान्वयन की धीमी गति और नेपाल की राजनीति में भारत के हस्तक्षेप की कथित धारणा के कारण दोनों देशों में विश्वास की कमी आई है। सुरक्षा संबंधी मुद्दे देखें तो भारत व नेपाल के बीच अवस्थिति, सीमा हथियारों की तस्करी, आतंकवादी गतिविधियों और जाली भारतीय मुद्रा के प्रवाह को सुविधाजनक बनाती हैं। ये सभी भारत के समक्ष गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं। इसके अलावा गोरखा संबंधी मुद्दे देखें तो हाल ही में नेपाल सरकार ने भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट के लिए नेपाली गोरखाओं की भर्ती को अवरुद्ध कर दिया। इसके कारण दोनों देशों के संबंधों में एक तनाव उत्पन्न हो गया है। नेपाल का आरोप है कि अग्निपथ योजना नवंबर 1947 में भारत, ब्रिटेन एवं नेपाल के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन करती है। इसके अलावा कनेक्टिविटी सुधार संबंधी मुद्दे देखें। नेपाल द्वारा किए गए अनुरोधों के बावजूद भी भारत ने नेपाल के लिए अधिक वायु मार्ग खोलने से इनकार कर दिया। भारत ने नेपाल के लिए ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए भारत को जो है चीन की सीमा के निकट अपने भारतीय हवाई क्षेत्र को खोलने की आवश्यकता होगी। शांति मैत्री संबंध देखें तो 1950 की मैत्री संधि को संशोधित करने के नेपाल के अनुरोध के प्रति भारत का उदासीन दृष्टिकोण दोनों देशों के बीच संबंधों की एक प्रमुख बाधा है। शांति और मैत्री 1950 की मैत्री संधि को संशोधित करने की बात हो रही है और भारत का जो इसमें धीमा दृष्टिकोण है वो बाधा है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है इसको हम समझते हैं। यह है देखिए नेपाल की स्थिति। नेपाल एक इस तरह से देश है कि एक तरफ जो है चाइना है, एक तरफ भारत है और एक तरफ नेपाल है। तो देखिए ये है 3 क्षेत्र, लिम्पियाधुरा, इसके अलावा कालापानी और इसके अलावा लिपुलेख पास। तो ये नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाए हैं और ये जो है प्रमुख समस्या का मुद्दा बना हुआ है। अब देखिए ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। डिजिटल कनेक्टिविटी पहलों पर जोर देना, जैसे कि गवर्नेंस, सीमा पार डिजिटल सहयोग में कनेक्टिविटी में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक अवसर सृजित होंगे और द्विपक्षीय संबंध मजबूत हो सकते हैं। सीमा विवाद जैसे विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय तंत्र की आवश्यकता है। इसके लिए भारत और बांग्लादेश की सीमा विवाद समाधान एक आदर्श रूप में कार्य कर सकता है। इसके अलावा BBIN, बिम्स्टेक, सार्क जैसे बहुपक्षीय मंचों का उपयोग जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे साझा हितों की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा नेपाल की राजनीति में भारत द्वारा सतत भागीदारी और सीमित हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। ये नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से गठित प्रतिष्ठित व्यक्तित्व समूह यानी इमिनेट पर्सन्स ग्रुप जो हैं EPG जो है उसके द्वारा अनुशंसित मैत्री संधि पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए साझा सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिल्म महोत्सव और वेलनेस रिट्रीट का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि जनमत को प्रभावित किया जा सके।
अब हम समझते हैं मध्य एशिया में चीन का बढ़ता खतरा। अब हम बात करेंगे मध्य एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव इस टॉपिक की। चाइनाज राइजिंग इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया। सुर्खियों में क्या सबसे पहले, हाल ही में चीन ने 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ शियान शहर में C++ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। यह अपनी तरह का पहला शिखर सम्मेलन है C+C5 और 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ चीन का शियान शहर में ये प्रथम शिखर सम्मेलन इस प्रकार का है। इस सम्मेलन में शियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत चीन मध्य एशिया संबंधों के भविष्य के विकास हेतु एक ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। इस सम्मेलन के दौरान सभी देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने लोगों के बीच होने वाले सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्षेत्रीय आतंकवाद एवं उग्रवाद की समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। ध्यातव्य है कि इस क्षेत्र में लोगों के बीच होने वाले सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को द्वारा कल्चरल सिल्क रोड कार्यक्रम आरंभ किया गया। पहला C+C5 यानी चीन और 5 मध्य एशियाई देश शिखर सम्मेलन विगत वर्ष आभासी रूप में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन चीन और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने हेतु किया गया था। ठीक है। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के माध्यम से एशिया में भारी निवेश कर रहे हैं। इस क्षेत्र के साथ चीन के संबंधों को शंघाई सहयोग संगठन SCO के माध्यम से संस्थागत रूप प्रदान किया गया है। मध्य एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव का भारत के लिए कई निहितार्थ है। भारत के भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के रूप में, भारत के लिए आर्थिक प्रतिस्पर्धा के रूप में, कनेक्टिविटी और अवसंरचना के रूप में, और सुरक्षा संबंधी चिंताएं तो है ही, और ऊर्जा सुरक्षा के रूप में भी है। ध्यान दें, पहला है तो वो है भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। भारत के पड़ोसी देशों से चीन की उपस्थिति और प्रभावन क्षमता भारत की सामरिक हितों को प्रभावित करती हैं। साथ ही यह क्षेत्र इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को सीमित भी करती हैं। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में सत्ता अधिग्रहण के बाद मध्य एशियाई क्षेत्र एक भू राजनीतिक रणनीति के रूप में उभरा है। यहाँ रूस, चीन, अमेरिका, तुर्की, ईरान, यूरोपीय संघ और अन्य देशों के बीच प्रभुत्व स्थापित करने हेतु व्यापक स्तर पर प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। भारत के लिए आर्थिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है चीन मध्य एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वह मध्य एशिया के साथ भारत का संयुक्त व्यापार पहले से ही केवल 2 बिलियन डॉलर है। वहीं मध्य एशिया के साथ भारत का व्यापार पहले से ही 2 बिलियन डॉलर है। यह चीन के 32 बिलियन डॉलर की तुलना में बहुत कम है। तीसरा है कनेक्टिविटी और अवसंरचना। चीन के BRI में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC, जिसको हम CPEC कहते हैं, जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं भारत की मध्य एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयासों को प्रभावित कर सकती है। साथ ही ये परियोजनाएं इस क्षेत्र तक भारत की पहुंच को भी सीमित कर सकती हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी कि INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखें एक बार फिर से, भारत के निहितार्थ क्या है चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रति। तो भारत के पड़ोसी देशों में चीन की उपस्थिति और प्रभावन क्षमता भारत के सामरिक हितों को प्रभावित करती है। साथ ही ये इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को सीमित भी करती हैं। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में सत्ता के अधिग्रहण के बाद मध्य एशियाई क्षेत्र एक भू राजनीतिक रणभूमि के रूप में उभरा है। यहाँ रूस, चीन, अमेरिका, तुर्की, ईरान, यूरोपीय संघ और अन्य देशों के बीच प्रभुत्व स्थापित करने हेतु व्यापक स्तर पर प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। दूसरा है भारत के लिए आर्थिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है। चीन मध्य एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वहीं मध्य एशिया में भारत का जो संयुक्त व्यापार है पहले से ही केवल 2 बिलियन डॉलर का है। चीन का 32 बिलियन डॉलर का व्यापार है। भारत का जो है बहुत कम है,
चीन की तुलना में। कनेक्टिविटी और अवसंरचना, चीन के BRI में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं भारत की मध्य एशिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयासों को प्रभावित करती है। साथ ही ये परियोजनाएं इस क्षेत्र तक भारत की पहुंच को भी सीमित करती हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी कि INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसी पहलों के माध्यम से इन देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव इन देशों के साथ भारत के प्रयासों को क्षीण कर सकता है। चौथा है सुरक्षा संबंधी चिंताएं। मध्य एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति क्षेत्रीय सुरक्षा की गतिशीलता को प्रभावित कर सकती हैं। इस क्षेत्र के आसपास शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। भारत और मध्य एशियाई क्षेत्रों यानी CARS की चिंताएं समान हैं। इनमें आतंकवाद, उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी से बढ़ते खतरों से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। ये सभी समस्याएं क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। अगला है ऊर्जा सुरक्षा। इस क्षेत्र में भारत की कुल ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन का बढ़ता प्रभाव इस क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त करने की भारत की आकांक्षाओं को बाधित कर सकता है। उदाहरण के लिए कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है और तुर्कमेनिस्तान में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। इस क्षेत्र में भारत द्वारा अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए की गई पहलों को अगर देखें तो उसमें कनेक्टिविटी में सुधार जैसे चाबहार बंदरगाह की नवीनीकरण, INSTC के तीव्र विकास और आशगाबाद समझौते और तापी जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के साथ समझौता है। तो TAPI तापी में T तुर्कमेनिस्तान, A अफगानिस्तान, P पाकिस्तान और I इंडिया। तो तापी गैस पाइपलाइन की सदस्यता के माध्यम से भारत इस क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी में सुधार कर सकता है। इसके अलावा कनेक्ट सेंट्रल एशिया यानी CAA नीति 2012 ये व्यापक आधार वाला फ्रेमवर्क है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक संबंध शामिल हैं। हाल ही में भारत ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी। इसके अलावा विस्तारित पड़ोस नीति ENP के प्रति प्रतिबद्धता देखें। यह नीति भारत के भू राजनीतिक भागीदारों और राजनयिक लक्ष्यों में विविधता लाने का प्रयास करती हैं। साथ ही इस नीति में भारत ने अपने मध्य एशियाई भागीदारों को अनेक मोर्चों पर शामिल करने की इच्छा व्यक्त की है। द्विपक्षीय जुड़ाव देखें तो भारत ने कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौतों यानी SPA और कजाकिस्तान के साथ असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी कि ITEC कार्यक्रम क्षमता निर्माण हेतु युवा पेशेवरों को आकर्षित करता है। ITEC यानी कि इंटरनेशनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बहुपक्षीय संगठन देखें तो SCO और कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन इंडिया यानी KICA CICA जैसे मंचों पर भारत को मध्य एशियाई क्षेत्रों के साथ नियमित संचार तंत्र को बनाए रखने की मदद की है। विकासात्मक सहायता देखें तो भारत द्वारा $1 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं यानी कि HICDPS यानी हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वित्त पोषण करता है। आगे की राह क्या होगी उसके लिए समझने से पहले हम समझेंगे CAR यानी कि भारत मध्य एशिया क्षेत्र। तो सेंट्रल एशिया रीजन तो भारत मध्य एशिया क्षेत्र संबंधों में निहित चुनौतियां देखें तो अपर्याप्त कनेक्टिविटी। भारत किसी भी मध्य एशियाई देश के साथ भौतिक सीमा साझा नहीं करता। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के साथ भारत के प्रतिकूल संबंधों ने भारत के लिए कनेक्टिविटी एवं व्यापार की संभावनाओं को और अधिक जटिल बना दिया है। इसके अलावा सीमित संसाधन। भारत की संसाधन संबंधी बाध्यताएं विशेष रूप से वित्तीय संसाधनों की कमी सभी मध्य एशियाई देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की क्षमता को सीमित करती हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय संबंध देखें तो कुछ मध्य एशियाई देशों में राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं जैसे नार्को आतंकवाद, क्षेत्रीय संघर्ष भारत के इस क्षेत्र के साथ जुड़ाव को जो है बाधित करती हैं। अब हम समझेंगे ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। तो सॉफ्ट पावर कूटनीति। भारत को अपने मध्य एशियाई भागीदारी के निर्माण हेतु ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों के साथ पारंपरिक रूप से जुड़े
लोगों के बीच संपर्क का लाभ उठाना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। हाल ही में भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद यानी कि ICABC, तो भारत और मध्य एशिया, IC इंडिया सेंट्रल एशिया व्यापारिक संबंध यानी कि व्यापारिक परिषद, व्यापार परिषद, तो व्यापार को क्या कहते हैं, बिजनेस, परिषद को हम क्या कह देंगे, काउंसिल। तो इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल का गठन किया हाल ही में भारत ने, और ये परिषद व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने में मदद करती है। साथ ही भारत और मध्य एशियाई देशों में कराधान व्यापार नियमों की बेहतर समझ की सुविधा प्रदान करने में भी सहायक होती है। कनेक्टिविटी, ये सुझाव दिया जाता है कि भारत को हवाई गलियारों के माध्यम से मध्य एशिया के लोगों के आवागमन और व्यापार हेतु कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। ध्यातव्य है कि ऐसी सुविधा अफगानिस्तान के लिए प्रदान की गई हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में संभावना तलाश की जानी चाहिए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, फार्मा और वस्त्र, उच्चतर शिक्षा, अंतरिक्ष, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसके अलावा विद्युत उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि क्षेत्र में इसके साथ गहन जुड़ाव हेतु प्रचुर संभावनाएं रखते हैं। इस प्रकार हमने ये समझा। अब चौथा बिंदु समझते हैं, विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की रक्षा सहयोगी संबंधी पहलों की भूमिका। विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की रक्षा संबंधी पहलों की भूमिका। तो रक्षा संबंधी पहलों की भूमिका जो है विदेश नीति किस प्रकार से प्रभावित करती है। सुर्खियों में क्यों, हाल ही में भारत ने वियतनाम को स्वदेशी रूप से निर्मित INS कृपाण भेंट किया है। यह इन सर्विस मिसाइल युद्धपोत हैं। अन्य संबंधित तथ्य देखें तो विशेषज्ञों के अनुसार भारत ने हाल ही के दिनों में सैन्य सहयोग, मानवीय सहायता, संयुक्त राष्ट्र शांति सेवा में योगदान आदि से संबंधित अपनी गतिविधियों में विस्तार किया है। वर्तमान में भारत ने 53 से अधिक देशों के साथ रक्षा सहयोग समझौते किए हुए हैं। 53 से अधिक। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति 2020 का लक्ष्य एरोस्पेस और रक्षा के क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करना है। ठीक है, तो रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति 2020 से जो निर्यात को बढ़ाना चाहती हैं। इस प्रकार के रक्षा सहयोग को रक्षा कूटनीति के रूप में जाना जाता है। इसका तात्पर्य सामरिक क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करना और परस्पर हितों को आगे बढ़ाने के लिए सशस्त्र बलों की सामूहिक रणनीति को सुविधाजनक बनाना है। उदाहरण के लिए मित्र देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में वृद्धि, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास करना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रचनात्मक भागीदारी, जैसे क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी अवसंरचना। अब भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य देखें तो भारत के विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में पहला है प्रवासी भारतीयों के साथ संपर्क बनाए रखना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना। दूसरा, भारत को पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से बचाना। तीसरा, भारत के समावेशी विकास के लिए अनुकूल बाह्य परिवेश तैयार करना। और चौथा, ये सुनिश्चित करना कि भारत की राय वैश्विक मंचों पर सुनी जाए और भारत वैश्विक जनमत को प्रभावित कर सके। इसके अलावा आपदा प्रबंधन और मानवीय राहत, उदाहरण के लिए भूकंप पर प्रभावी तुर्की और सीरिया में राहत सहायता प्रदान के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था। इसके द्वारा भारत अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। रक्षा सहयोग एवं विदेश नीति के संबंध, सुरक्षा और स्थिरता। दूसरा, वैश्वीकरण। तीसरा, आतंकवाद। चौथा, प्रशिक्षण सेवा की भूमिका। इसके अलावा सत्ता की राजनीति। इन बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे। सुरक्षा और स्थिरता, देखिए भारत और विदेश नीति के बीच संबंध क्या है। रक्षा सहयोग और विदेश नीति के बीच संबंध देखें तो रक्षा सहयोग सुरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित करने में भूमिका निभाते हैं। ये किसी भी देश के विदेश नीति को महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्त, संचार का दायरा, क्रिप्टो करेंसी, शैल कंपनियों जैसे बाह्य कारकों से भी प्रभावित हुआ। ये कारक सामान्यतः राष्ट्रीय सरकारों के नियंत्रण के बाहर के होते हैं। इसके अलावा आतंकवाद देखें तो यह घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष प्रमुख खतरों में से एक के रूप में उभरा है। साथ ही इसने राष्ट्रों में सुरक्षा संबंधी धारणाओं के बीच व्यापक समन्वय स्थापित करने की शुरुआत भी की है। प्रशिक्षण सेवा की भूमिका, कई विकासशील देशों की तीनों सेवाओं के अनेक भूतपूर्व और वर्तमान वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उदाहरण के लिए मलेशिया के वाईवी तुन हुसैन बिन ओन, जो आगे चलकर मलेशिया के प्रधानमंत्री
पद तक पहुँचे। सत्ता की राजनीति ये भी एक कारक है। देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय महत्व में भूमिका का उसकी सैन्य शक्ति के साथ सकारात्मक संबंध होता है। विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रक्षा सहयोग के लाभ देखें तो क्षेत्रों में स्थिरता में वृद्धि, क्षमता और सामर्थ्य निर्माण के उपायों ने प्राकृतिक आपदाओं पर प्रतिक्रिया करने और पड़ोसी देशों में व्याप्त अशांति को कम करने की संयुक्त क्षमता में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरा है संबंधों को मजबूत करना। रक्षा सहयोग समझौतों ने भारत के केवल संबंधों को मजबूत करने की सहायता प्रदान की, साथ ही इन समझौतों ने भारत के पड़ोसी देशों एवं प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सशस्त्र बलों की क्षमता का निर्माण, इससे प्रौद्योगिकी, संगठनों, सिद्धांतों, अवधारणाओं, तकनीकी क्षेत्र में देशों की कार्यप्रणाली से संबंधित लोकाचार के संपर्क में आने की मदद मिलती, साथ ही अन्य देशों के साथ युद्ध संबंधी अनुभव को भी जानने में मदद मिलती है। रक्षा उद्योग को बढ़ावा देखें तो भारत अपने भागीदारों के साथ मिलकर अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों का सह उत्पादन शुरू कर रहा है। इसके अलावा इससे देश के रक्षा निर्यात का विस्तार हुआ है और इससे अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त हो रहा है। अनुसंधान एवं विकास देखें तो रक्षा सहयोग संबंधी गतिविधियों ने प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और परियोजनाओं के संयुक्त वातावरण के माध्यम से अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संभावनाओं को बेहतर बनाया है। विश्वास निर्माण देखें तो रक्षा सहयोग गतिविधियां सहकारी संबंधों को विकसित करने और उन्हें सैन्य पारदर्शिता को बढ़ावा देने में सहायता करती हैं। इसके अतिरिक्त ये गतिविधियां गलत धारणाओं में कमी करती हैं और साझा हितों के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को दर्शाती हैं। रक्षा सहयोग और विदेश नीति के बीच संबंध जाने तो उसमें कई बिंदुओं के माध्यम से हमने थोड़ा बहुत जाना, जैसे सुरक्षा और स्थिरता, वैश्वीकरण, आतंकवाद, प्रशिक्षण सेवा की भूमिका, सत्ता की राजनीति, ये सब समझे। ठीक है, अब देखिए विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रक्षा सहयोग के लाभ देखें तो क्षेत्रीय स्थिरता में वृद्धि, संबंधों को मजबूत करना, सशस्त्र बलों की क्षमता का निर्माण, रक्षा उद्योग को बढ़ावा देना, अनुसंधान एवं विकास, विश्वास निर्माण, ये सब। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है समझ देंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में रक्षा सहयोग के समक्ष आने वाली चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो उन चुनौतियों में पहली है रक्षा सहयोग को एक समान सिद्धांतों के बजाय अलग अलग देशों के हिसाब से लागू किया जा रहा है, तो ये एक चुनौती है। दूसरी, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के मामले में चीन का अति सक्रिय और आक्रामक रुख है, ये एक चुनौती है। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों की तुलना में केवल कुछ भारतीय दूतावासों के पास ही रक्षा शाखाएं मौजूद हैं, ये भी एक चुनौती है। इसके अलावा रक्षा सहयोग में शामिल मंत्रालयों, विभागों के पास समन्वय का अभाव है। और अगला है रक्षा व्यय में कमी। 2022 से 2023 में देश की कुल जीडीपी का मात्र 2% जो है ये था। रक्षा व्यय में कमी है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, जैसे नीतिगत दिशा निर्देशों का निर्माण करना, ये सुनिश्चित करने के लिए कि रक्षा सहयोग गतिविधियों में निरंतर वृद्धि होती रहे और विदेश नीति के उद्देश्यों के प्रति उसकी अनुरूपता बनी रहे, सहभागिता के लिए एक बेहतरीन फ्रेमवर्क निर्धारित करने की आवश्यकता है। दूसरा है विशेषज्ञों की आवश्यकता। रक्षा सहयोग गतिविधियों के दायरे, गहनता सुनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए इनका प्रबंधन अनुभवी विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। तीसरा, संचालित की गई गतिविधियों का वार्षिक ऑडिट। निर्धारित फोकस क्षेत्रों के संबंध में लागत की तुलना में उपलब्धियों का पता लगाने के लिए रक्षा सहयोग गतिविधियों को ऑडिट किया जाना चाहिए। इसके अलावा एकीकृत योजना, विदेश और रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य रक्षा सहयोग का विस्तार करना होना चाहिए। साथ ही इन्हें भारत के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने हेतु विश्व भर में भारतीय सेना की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। और अगला है पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना। भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। चीन के प्रभाव को कम करने के लिए उनकी चिंताओं, जैसे समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा करने के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए। पांचवा हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, वो है मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के 75 वर्ष। क्यों है सुर्खियों में, पहले तो ये समझेंगे।
और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा क्या थी और उसके 75 वर्ष किस प्रकार से पूरे हुए। देखिए, 1 वर्ष जारी रहने वाली मानवाधिकार 75 पहल दिसंबर 2023 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी कि UDHR की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर समाप्त होगी। देखिए, ये जैसा कि बताया कि दिसंबर 2023 में समाप्त हो जाएगी। 2023 की थीम क्या है? सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय, ये इसकी थीम है, मानवाधिकारों की थीम। मानवाधिकार 75 पहल का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, जवाबदेही की प्रतिज्ञा के आधार पर परिवर्तन और वास्तविक प्रगति में योगदान देना। मानवाधिकार के 75 पहल के 3 लक्ष्य हैं। देखिए, सार्वभौमिकता और अविभाज्यता को बढ़ावा, दूसरा भविष्य के लिए योजना बनाना, तीसरा मानवाधिकारों की व्यवस्था को मजबूत करना। मानवाधिकार और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR, ये सार्वभौम घोषणा क्या है समझते हैं। देखिए, ये सार्वभौम भौमिक अधिकार राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्रीय, इंद्रजातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा या किसी अन्य प्रकार के भेदभाव किए बिना, किसी प्रकार के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी लोगों को प्राप्त हैं। इनमें सब मूलभूत राष्ट्रीयता को भी इसमें नहीं लिखी जाती। सब मूलभूत अधिकार, जीवन के अधिकार से लेकर के जीवन जीने लायक बनने वाले सारे अधिकार, भोजन, शिक्षा, कार्य, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता आदि इसमें शामिल हैं। UDHR को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा वर्ष 1948 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि UNGA, उसने 1948 में UDHR जो है 1948 में UNGA जो है संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली महासभा ने 1948 में अपनाया था। यह सार्वभौमिक रूप से संरक्षित किए जाने वाले मूल मानवाधिकारों का निर्धारण करने वाला प्रथम कानूनी दस्तावेज है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इस घोषणा पत्र में 30 अधिकार और स्वतंत्रताएं दी गई जो सभी के लिए उपलब्ध हैं। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बिल IBR यानी कि इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, तो IBR के रूप में जाना जाता है। IBR के रूप में निम्नलिखित, जैसे बताया, निम्नलिखित को जो है IBR के रूप में जाना जाता है मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय बिल। एक तो UDHR है, दूसरा नागरिक राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा यानी इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR। अगला है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा ICESCR यानी कि इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। तो अब हम UDHR का महत्व समझें, यानी कि मानवाधिकार और मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा। ठीक है, उससे पहले घोषणा पत्र के तहत प्रदान की गई कुछ अधिकारों के बारे में जान लेते हैं। जैसे सभी मनुष्य गरिमा और अधिकारों के मामले में जन्म से स्वतंत्र एवं समान है। किसी को भी दासता या पराधीनता में नहीं रखा जा सकता, किसी को भी प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार, कैद या निर्वासित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सभी व्यक्तियों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, उचित आवास का अधिकार, किसी निजता के मनमाने तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। संबंधित तथ्य देखें तो जून 2023 में वियना घोषणा और कार्य योजना यानी कि VDPA की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। वियना घोषणा और कार्य योजना, ठीक है, उसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। VDPA के बारे में जाना है तो ये मानवाधिकारों से संबंधित एक घोषणा पत्र है। विश्व मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन 1993 में किया गया था। इस सम्मेलन में वियना घोषणा और कार्य योजना यानी कि VDPA को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। इसने मानवाधिकारों से संबंधित गतिविधियों को मजबूत करने के साथ साथ मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना हेतु एक साझा योजना का मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है, UDHR ने, इसने मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता, अविभाज्यता और अन्योन्याश्रयता की पुष्टि की है। ये घोषणा UDHR के सिद्धांतों की पुष्टि करती हैं, UDHR के सिद्धांतों में पुष्टि करती हैं। ठीक, अब देखिए UDHR का महत्व क्या है, ध्यान दीजिएगा।
मानवाधिकारों को मजबूत करना इसका महत्व है। इस घोषणा पत्र के माध्यम से कानूनी रूप से बाध्यकारी मानवाधिकार संधियों का विकास किया गया है। इसके अलावा नागरिकों को सशक्त बनाना, ये सभी के लिए न्याय संगत एवं उचित भविष्य का आधार प्रदान करता है। साथ ही लोगों को उत्पीड़न, दंड से मुक्ति और मानवीय गरिमा के साथ अपमान के खिलाफ लड़ाई में एक शक्तिशाली हथियार प्राप्त करता है। इसके अलावा प्रदान करता है। इसके अलावा सार्वभौमिक मान्यता, ये सभी लोगों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नागरिक अधिकारों का वचन देता है मतलब सार्वभौमिक मान्यता। ये अधिकार अभाव और भय से मुक्त जीवन का आधार हैं। तो ये सारे अधिकार जो हैं भय मुक्त जीवन का आधार है। अब हम समझेंगे मानवाधिकारों के लिए चुनौतियाँ। गरीबी एक चुनौती है, जलवायु परिवर्तन एक चुनौती है, युद्ध, संघर्ष और आतंकवाद भी एक चुनौती है। इसके अलावा कुछ अन्य चुनौतियाँ, खाद्य असुरक्षा, महिलाओं के लिए अधिकार, नस्लीय निर्जातीय धार्मिक घृणा, LGBTQ+ अधिकार, सत्तावादी शासन द्वारा हिंसा। तो ये सारे अधिकार इसमें शामिल हैं चुनौतियों। गरीबी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार, UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 110 देशों ने 6.1 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन यानी 18% से थोड़ा अधिक ये लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरा जो चुनौती है वो है जलवायु परिवर्तन। वर्ष 2022 तक 88 देशों और राज्य क्षेत्रों में कम से कम 8.7 मिलियन लोग आंतरिक विस्थापन में रह रहे थे। यह विस्थापन केवल 2022 में ही नहीं अपितु बल्कि इसका जो कारण है विगत वर्षों में आई कोई आपदाएं भी रही हैं। इसके अलावा युद्ध, संघर्ष और आतंकवाद। यूक्रेन युद्ध के बाद अन्य संघर्षों के कारण पलायन करने वाले लोगों की संख्या 100 मिलियन से भी पार कर गई है। इतनी अधिक संख्या का पलायन पहली बार हुआ है। इसके अलावा खाद्य असुरक्षा देखें तो भोजन का एक अधिकार, एक मानवाधिकार है। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का अनुमान है 2023 में 345 मिलियन लोगों से अधिक को अत्यधिक खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ेगा। यह संख्या 2020 की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। महिलाओं के अधिकार विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 में वैश्विक अंतराल रिपोर्ट 2022 के अनुसार लैंगिक समानता को प्राप्त करने में 132 वर्ष का समय और लगेगा। इसके अलावा अगली चुनौती है नस्लीय, निर्जातीय और धार्मिक घृणा। वैश्विक स्तर पर नस्लीय, निर्जातीय और धार्मिक समूहों के सदस्य, विदेशियों और अन्य अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये भी एक चुनौती है मानवाधिकारों के प्रति। इसके अलावा LGBTQ+ अधिकार देखें तो इस पॉइंट को भी हम लेंगे। LGBTQ+ समुदाय के लोगों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा बहुत आम बात है। होमोफोबिक और ट्रांसफोबिक अभिवृत्तियाँ दुनिया भर की कई संस्कृतियों में गहनतम रूप में पाई जाती हैं। इसके अलावा अगला बिंदु है सत्तावादी शासन द्वारा हिंसा। इसके उदाहरणों में ईरान में गिरफ्तारी और फांसी, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट, तालिबान द्वारा मानवाधिकारों पर रोक लगाना आदि इसमें शामिल हैं। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, उससे पहले हम समझेंगे मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के तंत्र। तो प्रमुख अभिसमय देखें सबसे पहले तो नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर अभिसमय 1948 में बना। इसके अलावा बाल अधिकारों पर अभिसमय 1989 में बना। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय 2006 में बना। इसके अलावा 1951 शरणार्थी अभिसमय और उसका 1967 में प्रोटोकॉल आदि। इसके अलावा मानवाधिकार परिषद देखें तो उसका कार्य दुनिया भर के मानवाधिकारों के प्रचार, संरक्षण का समर्थन करना है। मानवाधिकार और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, संयुक्त राष्ट्र की सभी नीतियों और कार्यक्रमों में मानवाधिकार एक महत्वपूर्ण विषय है। उदाहरण के लिए सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना देखें तो संयुक्त राष्ट्र रक्षक सैनिक सुरक्षा, राजनीतिक सहयोग और शांति स्थापित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। इससे देशों को संघर्ष की विकट परिस्थितियों से निकलकर शांति की सुखद अवस्था में कदम रखने में सहायता प्राप्त होती है। इसके अलावा सुरक्षा की जिम्मेदारी R2P, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है जो ये सुनिश्चित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नरसंहार, युद्ध अपराध, निर्जाति संहार, मानवता के खिलाफ अपराधों में बड़े पैमाने पर किए जा रहे अत्याचारों को रोकने में कभी विफल न हो। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार बच्चा संस्थान देखें तो NHRI, उदाहरण के लिए भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक NHRI है। अब हम समझेंगे आगे की राह। तो आगे की राह में लोगों की रक्षा करना, उन्हें सशक्त बनाना,
मृत्युदंड का सार्वभौमिक उल्लंघन करके यातना व क्रूर व अमानवीय व्यवहार को समाप्त करके सभी मानवाधिकारों को बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा लचीले, समावेशी और लोकतांत्रिक समाजों का निर्माण करना, बहुलवादी, सहभागी और प्रतिनिधिक लोकतंत्रों के उचित रूप से कार्य संचालन और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रियाओं की सुरक्षा हेतु सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अलावा मूलभूत स्वतंत्रता की रक्षा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की सभी मूलभूत स्वतंत्रताओं का पूर्ण उपयोग करने हेतु अनुकूल परिवेश का निर्माण करना चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त या कार्यालय यानी कि OHCHR, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC, क्षेत्रीय मानवाधिकार प्रणाली, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान, निजी क्षेत्र और प्रमुख अभिकर्ताओं के साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सामूहिक उत्तरदायित्व, नागरिक समाज, निजी संस्थाओं, इसके अलावा सरकारों, व्यक्तियों आदि सहित सभी को इन सार्वभौमिक अधिकारों को जो है हर जगह प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के लिए जीवंत वास्तविकता बनाने हेतु अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इसके अलावा मानवाधिकार संबंधी शिक्षा देखें तो प्रत्येक समाज में इनकी व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, चाहे वह स्कूल हो, समुदाय हो, परिवार हो या पेशेवर कोई व्यवस्था इसके अंतर्गत हो। अगला बिंदु है यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को। तो यूनेस्को क्या है? अब यूनेस्को को समझें। हाल ही में सुर्खियों क्यों है? संयुक्त राज्य अमेरिका 5 वर्ष के अंतराल के बाद आधिकारिक तौर पर यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ये तीनों इसमें शामिल हैं। शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है यूनाइटेड नेशंस का, इसलिए UNESCO, तो ये बना यूनेस्को। तो संयुक्त राज्य अमेरिका 5 वर्ष के अंतराल के बाद आधिकारिक तौर पर पुनः यूनेस्को में शामिल हो गया है। यूनेस्को में कौन शामिल हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, 5 वर्ष के बाद। साथ ही उसने यूनेस्को को लगभग $619 मिलियन बकाया राशि का भुगतान करने पर भी अपनी सहमति दे दी है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को क्या है? देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, हेडक्वार्टर वहाँ है उसका। यूनेस्को के बारे में जाने तो वर्ष 1945 में स्थापित ये संस्था संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। ये शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति स्थापना में योगदान देती हैं। उद्देश्य देखें तो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आजीवन सीखने की प्रवृत्ति विकसित करने हेतु प्रेरित करना, उभरती हुई सामाजिक और नैतिक चुनौतियों का समाधान करना। 194 सदस्य और 12 सहयोगी सदस्य देश इसमें हैं। जनरल कॉन्फ्रेंस और कार्यकारी बोर्ड के निर्णयों को लागू करने के लिए महानिदेशक की अध्यक्षता में एक सचिवालय है। यूनेस्को से संबंधित पुरस्कार, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए यूनेस्को का एशिया प्रशांत पुरस्कार निजी व्यक्तियों और संगठनों दोनों को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा शांति को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को फेलिक्स हाउफोएट यानी बोइग्नी शांति पुरस्कार जीवित सक्रिय व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। अन्य प्रमुख तथ्य देखें तो ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह यानी कि UNSDG का भी सदस्य हैं। यूनेस्को के 3 सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, कुक आइलैंड्स, नियू और फिलिस्तीन। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र के 3 सदस्य देश यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं, जैसे इजराइल, लिंकटेनस्टीन, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र UN के सदस्य जो हैं यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। यूनेस्को के 3 सदस्य जो हैं वो UN के सदस्य नहीं हैं। ऐसे कौन से सदस्य यूनेस्को के सदस्य हैं जो UN के सदस्य नहीं हैं? यूनेस्को वाले UN के नहीं हैं, वो है कुक आइलैंड्स, नियू और फिलिस्तीन, ठीक। अब देखिए फिलिस्तीन इसका सदस्य नहीं है, यूनेस्को का सदस्य है लेकिन UN का सदस्य नहीं है फिलिस्तीन, ध्यान दीजिएगा। फिलिस्तीन UN का सदस्य नहीं है, सुर्खियों में है, मैं फिर से बता रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। यूनेस्को के 3 सदस्य देश जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है, UN के सदस्य नहीं है, UN में सदस्य नहीं है फिलिस्तीन। इसके अलावा अब मैं बता रहा हूँ UN के ऐसे देश जो यूनेस्को के सदस्य नहीं है। तो एक तो इसमें इजराइल है, इजराइल जो है वो यूनेस्को का सदस्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इस पर सवाल बन सकता है। फिलिस्तीन जो है वो यूनेस्को का सदस्य है लेकिन UN में नहीं है, जबकि देखिए इजराइल जो है UN में है लेकिन यूनेस्को में नहीं है। इजराइल, लिंकटेनस्टाइन और संयुक्त राज्य अमेरिका जो हैं UN के सदस्य हैं लेकिन यूनेस्को में नहीं है।
अब देखिए अमेरिका और यूनेस्को। देखिए वर्ष 2018 में अमेरिका ने यूनेस्को से बाहर निकलने का निर्णय क्यों लिया था, पहली बात ये जानते हैं। फिर अमेरिका फिर से यूनेस्को में शामिल क्यों रहा, ये समझेंगे। देखिए वर्ष 2011 में फ़िलिस्तीन को यूनेस्को की सदस्यता प्रदान की गई थी। किसको? फ़िलिस्तीन को यूनेस्को की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो फ़िलिस्तीन जो है यूनेस्को में तो है, यूएन में नहीं है। तो वर्ष 2011 में फ़िलिस्तीन को यूनेस्को की सदस्यता प्रदान की गई थी। इसके बाद अमेरिका ने यूनेस्को को अपना वित्तीय अंशदान देना बंद कर दिया था। अमेरिका ने यूनेस्को को जो है अपना वित्तीय देना बंद कर दिया, क्योंकि फ़िलिस्तीन को शामिल कर दिया इसमें, ठीक है। इसके परिणामतः बकाया राशि का भुगतान न करने की वजह से 2013 में अमेरिका को उसके मताधिकार से वंचित कर दिया गया। पूर्वाग्रह और प्राचीन यहूदी स्थलों को फ़िलिस्तीन के धरोहर स्थलों के रूप में नामित करने की वजह से अमेरिका ने 2017 में दूसरी बार यूनेस्को से अपनी सदस्यता त्यागने की घोषणा की थी, 2017 में, ठीक है। वर्ष 2018 के अंत तक अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता त्याग दी थी। ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका इस संस्था से बाहर हुआ है। वर्ष 1984 में भी वो यूनेस्को से बाहर हो गया था। तब अमेरिका ने तर्क दिया था कि संस्था कुप्रबंधित और भ्रष्ट हैं। उसका ये भी मानना था कि एजेंसी सोवियत हितों को आगे बढ़ा रही हैं। हालांकि अमेरिका 2003 में इसमें फिर से शामिल हो गया था। तो अभी वर्तमान वापस शामिल हो गया था, पिछली बार ही 2018 में बाहर हुआ था, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब अमेरिका शामिल क्यों हो रहा है, फिर से ये समझ लीजिए। अमेरिका की सॉफ्ट पावर को फिर से स्थापित करना। यूनेस्को अन्य सदस्य देशों पर अमेरिका के सॉफ्ट पावर के प्रभाव को पुनः स्थापित करने के लिए उपयुक्त मंच होगा। इसके अलावा चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देना। चीन ने यूनेस्को के सबसे बड़े वित्तदाता के रूप में अमेरिका का स्थान ले लिया है और अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा नए मानकों में अपनी भूमिका प्रदान करना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपनी भूमिका के माध्यम से यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र के नैतिक मानकों को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाता है। अब यूनेस्को की सदस्यता देखें। ऐसे देश जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं वे यूनेस्को के सदस्य भी होते हैं। ऐसे देश जो यूएन के सदस्य हैं वे यूनेस्को के भी सदस्य होते हैं। ऐसे देश जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं उन्हें महासम्मेलन के 2/3 बहुमत से कार्यकारी बोर्ड की सिफारिश पर यूनेस्को में शामिल किया जा सकता है। ऐसे राज्य क्षेत्र जो अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं उन्हें एसोसिएट सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यूनेस्को में उनके प्रवेश अधिकार और दायित्व को महासम्मेलन द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं कौन कौन सी है। देखिए यूनेस्को कौन सी समस्याओं का सामना कर रहा है, देखिएगा। देखिए सदस्यों की प्राथमिकताओं में अंतर। प्रत्येक यूनेस्को सदस्य राष्ट्र की विदेश नीति संबंधी प्राथमिकताएं और राजनीतिक एजेंडा अलग होता है। साथ ही यूनेस्को के कार्यों को लेकर की भी अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं होती हैं। तो ये प्राथमिकताओं में अंतर एक समस्या है। दूसरा, वित्तीय संकट। अकेले अमेरिका में यूनेस्को के बाहर निकलने के कारण यूनेस्को को 20% वित्त का नुकसान हुआ है। इसके कारण ये अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका है। इसके अलावा शिक्षा पर कम ध्यान दिया गया। वर्ष 2018 से 2022 के बीच शिक्षा के लिए आवंटित वित्त को इसके कुल बजट के 18% से घटाकर 15% कर दिया गया था। इससे ये प्रतीत होता है कि यूनेस्को अपनी एक मुख्य प्राथमिकता को प्राप्त करने में असफल हो सकता है। यूनेस्को द्वारा शिक्षा पर कम ध्यान देने के कारण ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए वैश्विक साझेदारी जैसे दूसरे संगठनों ने स्थानीय स्तर पर कुछ हद तक यूनेस्को के कार्यों को स्थान ले लिया है। इस एक समस्या इसमें विश्व धरोहर स्थलों का रक्षण और संरक्षण करने में असमर्थता भी है। यूनेस्को को जो है प्रक्रियात्मक और व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण अफगानिस्तान में स्थित बामियान बुद्ध जैसे स्थलों का विनाश हुआ है, ठीक है। इसके अलावा वैश्विक धरोहर स्थलों की चयन प्रक्रिया। विश्व धरोहर स्थलों की सूची में किसी स्थल का नाम शामिल करने के लिए स्थानीय सरकार को जो है स्थल का नाम प्रस्तावित करने की आवश्यकता है। साथ ही विरासत एवं संगठन के पास किसी स्थल को शामिल करने की अपनी स्वयं की प्रक्रिया नहीं है। चीन का बढ़ता प्रभाव। अमेरिका की अनुपस्थिति के कारण चीन अप्रत्यक्ष रूप से यूनेस्को पर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के भागीदार देशों में व्यावसायिक और नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन करने का दबाव बना रहे हैं। तो ये सारी समझिए हमने समस्याएं। अब हम यूनेस्को की उपलब्धियां समझ लेते हैं, फिर समझने में आगे की राह क्या हो सकती है। देखिए यूनेस्को की उपलब्धियां ये हैं कि यूनेस्को द्वारा 167 देशों के 1157 विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण का कार्य किया जाता है। साथ ही यूनेस्को द्वारा नामित स्थलों का कुल क्षेत्रफल 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर हैं। अमूर्त विरासत अधिसमय में 177 राष्ट्र पक्षकार हैं। ये मानव जाति के असंख्य सांस्कृतिक विरासतों को विलुप्त होने से बचाने में मदद कर रहे हैं। यूनेस्को की सभी के लिए शिक्षा की पहल ने जो है वैश्विक शिक्षा को उल्लेखनीय प्रगति में बहुत योगदान दिया है।
1999 से 2020 के बीच वयस्कों 15 वर्ष और उससे अधिक की आयु के लिए वैश्विक साक्षरता दर जो है 76.7% से बढ़कर के 86.81% हो गई हैं, यानी लगभग 10% जो हैं बढ़ी हैं इन 20 वर्षों में। ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को द्वारा मीडिया विकास संकेतक यानी कि एमडीआई जो है विकसित किए गए हैं यूनेस्को द्वारा। ये संकेतक जो होते हैं मीडिया परिदृश्य का आकलन करने, बहुलवादी और स्वतंत्र मीडिया को बढ़ावा देने वाली नीतियों का समर्थन करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। इसके अलावा विश्व धरोहर समिति द्वारा खतरे में पड़ी वैश्विक धरोहरों की एक अलग सूची बनाई जाती हैं, उन्हें बचाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ज्ञातव्य है कि 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार इसमें 55 स्थल हैं। ठीक है, तो ये सारी थी सुर्खियाँ। अब हम आगे की राह क्या हो सकती है वो समझ लेते हैं। देखिए विकसित देशों से अधिक अंशदान। विकसित देशों को धीरे धीरे यूनेस्को में अपने अंशदान को बढ़ाना चाहिए। इससे आर्थिक रूप से इससे मजबूती मिलेगी, इसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। इसके अलावा दूसरा है धरोहर स्थलों की चयन प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। विरासत समिति के धरोहर स्थलों पर चयन से संबंधित देशों के निवेदन को स्वयं को दूर रखना चाहिए। साथ ही दुनिया भर में ऐसे स्थलों को खोजने के लिए अपने स्वयं की टीम का गठन करना चाहिए। इसके अलावा शासन संरचना को मजबूत करना। यूनेस्को को अपने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इसके माध्यम से अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, संगठनों और नागरिक समाज और शिक्षा और निजी क्षेत्र के साथ मजबूत साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये सारी थी बड़ी बड़ी खबरें। हम सुर्खियाँ जान लेते हैं। सुर्खियों में पहली है भारत मिस्र। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने मिस्र की राजकीय यात्रा की है। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे के बाद मिस्र की राजकीय यात्रा पर गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसकी जानकारी जो है पहले जनवरी 2023 में दी गई थी। कृषि, पुरातत्व, पुरावशेषों और अप्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में 3 समझौतों ज्ञापनों यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री के मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने काहिरा में अवस्थित अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। 11वीं सदी की मस्जिद दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल है। अब आपको बता दें तो ये मिस्र, जिसको हम इजिप्ट या जो भी कहते हैं, ये देश जो हैं वह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं ये एक तो ऑर्डर ऑफ द नाइल, इसके बारे में जानेंगे। भारत और मिस्र के संबंधों को और अधिक जानने के लिए जनवरी 2023 की समसामयिक को आपको पढ़ना चाहिए। और 2.2 जो हैं भारत मिस्र संबंध के बारे में वहाँ पर विस्तार से दी हुई हैं। ऑर्डर ऑफ द नील या नाइल अवार्ड क्या है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1915 में मिस्र के तत्कालीन सुल्तान द्वारा देश के सबसे महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए इसे शुरू किया गया था। इसे मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान माना जाता है। इसके अलावा हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ युद्ध कब्रिस्तान। काहिरा स्थित इस कब्रिस्तान में हेलियोपोलिस मेमोरियल यानी कि पोर्ट तौफिक यानी कि ट्यूफिक, जिसे अब पोर्ट स्वेज कहा जाता है, हेलियोपोलिस यानी अदन मेमोरियल शामिल हैं। यह मेमोरियल लगभग 4300 भारतीय सैनिकों को समर्पित है, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र, फलस्तीन एवं अदन में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अल हकीम मस्जिद, ये मिस्र की चौथी सबसे प्राचीन एवं इब्रू तुलून की मस्जिद के बाद दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, इसका निर्माण 1013 ईस्वी में किया गया था। मिस्र में भारत से आकर बसे बोहरा समुदाय के लोगों को 1970 में इस मस्जिद का जीर्णोद्धार करवाया था। तब से इसका रखरखाव कर रहे हैं। दाऊदी बोहरा इस्लाम के अनुयायियों का एक धार्मिक संप्रदाय है, जिनकी उत्पत्ति मिस्र से हुई थी। ये फातिमी इस्लामी तैयबी विचारधारा का अनुसरण करते हैं। 11वीं शताब्दी में भारत आए थे और संप्रदाय के तख्त को 1539 में यमन से गुजरात स्थित सिद्धपुर स्थानांतरित कर दिया गया। जनवरी 2023 में भारत मिस्र संबंधों को आप विस्तार से जान सकते हैं। और दूसरी सुर्खी, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के 75 वर्ष पूरे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना यानी UN पीस कीपिंग की शुरुआत 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। वर्ष भर चलने वाले वैश्विक अभियान की थीम है पीस बिगिंस विद मी। वर्ष 2022 में शहीद हुए शांति सैनिकों को मरणोपरांत डैग
हैमरस्कॉल्ड मेडल से सम्मानित करने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया था। इसके अलावा पीस बिगिंग विद मी कैंपेन संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक सैनिकों द्वारा अतीत में प्रदान की गई और वर्तमान में जारी सेवाओं और बलिदान उनके द्वारा समुदायों की पुनर्स्थापना में दी जाने वाली सेवाओं को मान्यता प्रदान करता है। यह अभियान सभी से शांति के वैश्विक आंदोलन में शामिल होने का आह्वान करता है। 75 वर्षों से विश्व की सबसे संवेदनशील राजनीतिक सुरक्षा परिस्थितियों में 2 मिलियन से अधिक शांति रक्षक सैनिकों ने जीवन को बचाने और जीवन संबंधी बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अब हम समझते हैं शांति अभियान विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस, जिसको हम DPO कहते हैं। UN का ये एक है। इसे औपचारिक रूप से 1992 में शांति स्थापना अभियान विभाग यानी कि DPKO के रूप में स्थापित किया गया था। अब ये DPO है। DPO के बारे में जाने तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के प्रयासों में सदस्य देशों और महासचिव की सहायता करता है। इसके अलावा इसके कार्य देखें तो ये दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों को राजनीतिक और कार्यकारी दिशा निर्देशों में प्रदान करता है। साथ ही ये सुरक्षा परिषद, शांति रक्षक सेना और वित्तीय योगदानकर्ताओं के साथ संपर्क बनाए रखता है। इसके अलावा अन्य प्रमुख तथ्य देखें तो इसके 3 प्रमुख कार्यालय हैं। कानून का शासन, सुरक्षा संस्थानों का कार्यालय जिसको हम कहते हैं कानून का शासन और सुरक्षा संस्थानों का कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा दूसरा है सैन्य मामलों का कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इसके अलावा नीति मूल्यांकन और प्रशिक्षण प्रभाग यानी पॉलिसी इवैल्यूएशन एंड ट्रेनिंग डिवीज़न यानी कि DPET ये है। अब हम जानेंगे अगली सुर्खी के बारे में। भारत UN SDG सहयोग ढांचा, इंडिया UN SDG कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास ढांचा यानी गोल UNSDCF 2023 से 2027 पर हस्ताक्षर किए हैं। गोल जो UNSDCF 2023 से 2027 हैं वस्तुतः 2030 के एजेंडे से प्राप्त 4 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है। ये 4 स्तंभ हैं। लोग, दूसरा स्तंभ है समृद्धि, तीसरा ग्रह और चौथा है भागीदारी। ये चारों स्तंभ परस्पर संबद्ध हैं। इसके तहत निम्नलिखित 6 परिणामी क्षेत्र इसके पर ध्यान दिए जाएंगे। स्वास्थ्य और देखभाल, पोषण और खाद्य सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक समृद्धि और गरिमापूर्ण कार्य, पर्यावरण। देखिए पहला है स्वास्थ्य देखभाल, दूसरा पोषण और खाद्य सुरक्षा, तीसरा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चौथा आर्थिक समृद्धि और गरिमापूर्ण कार्य, पांचवा पर्यावरण, जलवायु, वास यानी जल, साफ सफाई और स्वच्छता और लचीलापन, और छठा है लोगों, समुदायों और संस्थाओं को सशक्त बनाना। GOL UNSDCF सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए भारत के प्रति संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के सामूहिक प्रस्ताव को दर्शाता है। UNSDCF देश के स्तर पर संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के लिए प्रमुख योजना निर्माण और कार्यान्वयन साधन के रूप में नामित किया गया है। अब समझते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसको ICC कहते हैं। ये ICC क्या है देखिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावनाओं को देखते हुए मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC ने पुतिन को युद्ध अपराध का दोषी माना है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दक्षिण अफ्रीका ICC का सदस्य है और ऐसे में उसकी ज़मीन पर रूसी राष्ट्रपति के उपस्थित होने पर उसे सैद्धांतिक रूप से उन्हें गिरफ्तार करना होगा। रोम संविधि रोम स्टैच्यू के पक्षकार देशों के लिए ICC के साथ सहयोग करना कानूनी बाध्यता है। ICC के बारे में जानेंगे, उससे पहले ICC न्यायालय के समक्ष आने वाले मामलों के स्रोत क्या है वो देख लेते हैं। देखिए इसके पक्षकार देश इस अपने संप्रभु देश के भीतर किसी मामले को न्यायालय के अभियोजन के लिए सौंप सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किसी मामले को ICC को सौंप सकती है और ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को सहयोग करना आवश्यक हो जाता है, भले ही वह रोम संविधि का पक्षकार हो या नहीं हो। इसके अलावा अभियोजक अपने किसी सदस्य देश में घटित मामले की जाँच शुरू कर सकता है। ICC के बारे में जाने तो इसका मुख्यालय जो है हेग नीदरलैंड में है। ये नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता जैसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोपी व्यक्तियों की जांच करने, उन्हें अभियोजन पर चलाने, उन पर अभियोजन चलाने और ये सब करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। 1998 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संविधि द्वारा इसको स्थापित किया गया था हेग नीदरलैंड में 1998 में।
यह केवल 1 जुलाई 2002 के बाद किए गए अपराधों पर ही अभियोजन चला सकता है, क्योंकि रोम संविधि इसी दिन से लागू हुई थी। आईसीसी के पास अपना पुलिस बल नहीं है। ऐसे में अभियुक्तों की गिरफ्तारी उसके आत्मसमर्पण के लिए अलग अलग देशों का सहयोग आवश्यक हो जाता है। रोम संविधि के 123 देश पक्षकार हैं। वे देश जिन्होंने अभी तक संधि पर हस्ताक्षर नहीं की हैं, उनमें कौन कौन शामिल हैं? भारत ने रोम संविधि में हस्ताक्षर नहीं किए, चीन ने भी नहीं की, इराक ने भी किए, उत्तरी कोरिया ने भी नहीं, सऊदी अरब ने भी, तुर्की ने भी नहीं किए। वे देश जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है: मिस्र, ईरान, इजराइल, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगली सुर्खी समझें तो वो है यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन यानी कि यूपीयू। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में यूपीयू एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इसे वर्ष 1874 में स्थापित किया गया था। ये दुनिया भर में दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में है। इसके अलावा इसके भारत सहित 192 सदस्य देश हैं यूपीयू के। राजधानी स्विट्जरलैंड की जो बर्न है वहाँ पर इसका मुख्यालय है यूपीयू का, यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यह डाक क्षेत्र की संस्थाओं के माध्यम से सहयोग का एक प्राथमिक मंच है। यह अंतर्राष्ट्रीय मेल आदान प्रदान के लिए नियम निर्धारित करता है। साथ ही मेल, पार्सल और वित्तीय सेवाओं के दायरे को बढ़ाने के लिए भी सिफारिशें करता है। इसके अलावा एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमिश्नर यानी कि एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन यानी कि APPP और C। तो APPC यानी APPPC यानी कि APPC ने सर्वसम्मति से भारत को 2023 से 2024 के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन यानी कि IPM पर स्थायी समिति का अध्यक्ष चुना है। इसके अलावा APPPC की पहली बैठक 1956 में आयोजित की गई। ये एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय पादप संरक्षण समझौते का संचालन करता है। इस समझौते को खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन परिषद ने FAO भारत सहित कुल 25 देश इसके सदस्य हैं। APPC प्रत्येक 2 वर्षों से कम एक बार अपनी बैठक आयोजित करता है। APPC के उद्देश्य देखें: क्षेत्रीय पादप संरक्षण प्रणालियों के विकास को बढ़ावा देना, प्रभावी पादप संरक्षण व्यवस्थाओं को विकसित करने में सहायता करना, फाइटोसैनिटरी यानी पादप स्वच्छता उपयोगों के लिए मानक निर्धारित करना आदि। अब हम समझते हैं संयुक्त समुद्री बल यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज जो हैं वो समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, CMF क्या है? कॉम्बाइंड मैरीटाइम फोर्सेज, संयुक्त समुद्री बल। संयुक्त अरब अमीरात UAE यूनाइटेड अरब अमीरात ने CMF यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज में भागीदारी से स्वयं को अलग कर लिया है। UAE ने CMF से अलग हो गया UAE। इसके अलावा CMF एक बहुराष्ट्रीय समुद्री साझेदारी है। भारत भी इसका सदस्य CMF का है। इसका मुख्यालय बहरीन में स्थित है CMF का। ठीक है। इसके प्रमुख उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध व्यापार, समुद्री डकैती को रोकना, समग्र समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। CMF पर्यावरणीय मानवीय घटनाओं की स्थिति में भी आवश्यक कदम उठाता है। ठीक है, तो पर्यावरणीय मानवीय घटनाओं में आवश्यक कदम उठा। CMF ने संयुक्त कार्य बलों में अरब की खाड़ी से बाहर समुद्री सुरक्षा अभियान, अरब की खाड़ी के भीतर समुद्री सुरक्षा अभियान, लाकर समुद्री सुरक्षा, इसके अलावा लाल सागर समुद्री सुरक्षा अभियान आदि शामिल हैं कार्यों में। ठीक है। CMF की कमान अमेरिकी नौसेना के वाइस एडमिरल के पास हैं। इसके अलावा अगला देखें तो वो है उत्तरी समुद्री मार्ग। तो नदर्न सी रूट जो है NSR वो भी सुर्खियों में है। क्यों है? ध्यान दीजिएगा। NSR बेरेंट्स, ध्यान दीजिएगा, रूस उत्तरी समुद्री मार्ग यानी NSR को विकसित करने के लिए $24 मिलियन का निवेश करेगा रूस। ठीक। NSR आर्कटिक महासागर के पूर्वी पश्चिमी भागों को जोड़ता है। इसे पूर्वोत्तर जल मार्ग यानी नदर्न पैसेज यानी कि NEP नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर जलमार्ग, नॉर्थ ईस्ट पैसेज जलमार्ग यानी कि NEP भी कहा जाता है। NSR बेरेंट्स सागर यानी नॉर्वे से लगती रूसी सीमा के नज़दीक हैं। उससे आरंभ होकर के बेरिंग जल संधि यानी साइबेरिया और अलास्का के बीच की जो जल संधि है वहाँ तक जाता है NSR उत्तर पश्चिम जलमार्ग यानी कि नॉर्थ वेस्ट पैसेज से अलग हैं। नॉर्थ वेस्ट पैसेज जो हैं
ये जलमार्ग कनाडाई आर्कटिक से होते हुए अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले संभावित 9 वैन मार्गों की एक श्रृंखला है। तो NSR अलग है, NEP अलग है। NSR संयुक्त संपूर्ण मार्ग आर्कटिक महासागर से गुजरता है और ये रूस के अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ के भीतर स्थित हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्फ़ पिघलने के कारण रूस के लिए NSR का उपयोग जो है अधिक आसान होता जा रहा है। वैसे ये मार्ग केवल वर्ष में 2 महीने के लिए ही खुलता है। ठीक है, अब NSR का महत्व देख ले। तो एक तो जो है रसिया जो है पूर्व से निकाल रहा है और एक पश्चिम से निकाल रहा है। तो ये जो मार्ग हैं उसकी बात हो रही है। NSR का यानी कि नॉर्थ साउथ रूट का मतलब क्या है? जहाज़ों द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्वेज नहर की तुलना में NSR का उपयोग करने में 30 से 40% ऊर्जा और समय की बचत होगी। इसके अलावा NSR की लंबाई स्वेज नहर से होकर जाने वाले पारंपरिक जलमार्ग की लंबाई से जो है 1/3 कम है। इस समुद्री मार्ग पर समुद्री डकैती का खतरा न के बराबर है। इस मार्ग के संचालन से आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का अन्वेषण, दोहन और परिवहन आसान हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रमुख चुनौतियां भी है। वो चुनौतियां क्या? देखिए, रूस NSR पर अपनी संप्रभुता का दावा करता रहा है। इस मार्ग में नौ परिवहन की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के सिद्धांत का उल्लंघन करने से भूसामरिक संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में पड़ने वाले कोहरे के कारण नौ परिवहन परिचालन अवधि कम हो जाएगी। NSR पर जहाज़ों की आवाजाही बढ़ने से आर्कटिक के पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा जहाज़ परिचालन लागत में भी वृद्धि की संभावना है। अर्थव्यवस्था तीसरे पिलर को जो है पहुंच गए हैं। अब इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम दूसरा पिलर समाप्त किया है।